नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की एक यात्रा जो शुरू की थी उसी का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए जो 1758 के बाद जो क्रांति हुई भारत में और आज़ादी के लिए जो क्रांति लड़ी गई भारत में, उस क्रांति के बाद जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार की गई भारतीय लोगों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, आज हम उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो भारत के संवैधानिक विकास है दोस्तों, इसको हम लोगों ने शुरू में दो भागों में बांटा हुआ था। पहला भाग दोस्तों क्या था कि जो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी दोस्तों, जो उसमें दोस्तों क्या था कि इसने कब से कब तक शासन किया भारत पे? 1773 से 1853 तक दोस्तों। इसने कब से कब तक शासन किया? 1773 से 1853 तक। और दोस्तों 1857 में भारत में क्रांति हो जाती है, जो एक विकास के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए भारत में क्रांति शुरू में लड़ी गई, वो क्रांति 1857 में हो जाती है दोस्तों। यही समय काल था। और इसके समय के बाद ब्रिटिश संसद को ये लग गया था कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पे शासन अब नहीं चला पा रही। इसलिए उसने क्या किया कि जो पूरी भारत की जो भागदौड़ थी, जो शासन की व्यवस्था थी, उसने ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में ले लिया, वहाँ की क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। इसलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्राउन का शासन चलने लगता है दोस्तों। और क्राउन का शासन दोस्तों कब से कब तक चलता है? 1947 तक दोस्तों। मतलब जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक अब क्राउन का शासन चलेगा। जो वहाँ का राजा या जो वहाँ की रानी थी उसका शासन चलेगा, या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का शासन चलेगा दोस्तों। ये बदलाव क्यों किया गया था दोस्तों? इस बदलाव करने का मुख्य कारण यही था कि जो 1853 का एक्ट था, इसमें ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी पूरी तरह से पकड़ बना ली थी और जो शासन व्यवस्था थी अपने हाथ में धीरे धीरे वो लेने लगी थी। क्योंकि चीन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो शासन व्यवस्था थी संसद ने अपने हाथ में ले रखी थी, और जो सारे कानून थे वो संसद से ही बन के आते थे, उनको वहां से पास कराना पड़ता था संसद से, ब्रिटिश संसद से। इसलिए दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था पे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन व्यवस्था थी, शासन पद्धति थी, उस पर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। और क्योंकि दोस्तों 1857 में भारत में क्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अब संसद को ये निश्चय हो गया, उसको पूर्ण रूप से लगने लगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन व्यवस्था नहीं चला पाएगी। इसलिए उसने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। और इसके बाद दोस्तों 1857 का दोस्तों क्रांति हो जाती है और 1858 में अब उनका एक नया एक्ट आता है दोस्तों। क्रांति हो जाती है, इसके बाद अब 1858 में एक नया एक्ट आता है जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक कंपनी का शासन था तो वो चार्टर एक्ट या अधिनियम के माध्यम से आ रहे थे। अब क्राउन का शासन है और वो अब पूर्ण रूप से दिखा दिया गया कि अब भारत पर शासन ही हो रहा है, तो उसको अब दिखा दिया गया कि भारत शासन अधिनियम 1858। तो अब दोस्तों हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 पे चर्चा करेंगे और देखेंगे उसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के लिए दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जब ये भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, ये शासन अधिनियम दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। पहले के जो शासन अधिनियम आ रहे थे, जो चार्टर एक्ट आ रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ रहे थे। अब क्योंकि ब्रिटिश संसद ने पूरी शासन की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली थी, तो अब जो शासन व्यवस्था संचालित की जा रही थी वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा की जा रही थी दोस्तों। उसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। जो भारत शासन अधिनियम 1858 आती है दोस्तों, ये पहला अधिनियम था और जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में भेजा गया। और इसी अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए पूर्व के अधिनियमों से तुलना करते हुए, या इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। और तो आप लोगों को याद होगा कि जो 1773 का चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, उसमें ब्रिटिश संसद ने कंपनी के जो
कार्य थे, उनकी कार्य प्रणाली थी, उनकी देख रेख के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पदों का सृजन किया हुआ था दोस्तों। अब क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी का शासन व्यवस्था थी दोस्तों, अब क्योंकि अब शासन व्यवस्था चली गई थी ब्रिटिश संसद के हाथों में, तो इसलिए इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। यानी डायरेक्टर था दोस्तों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था दोस्तों, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इनको समाप्त करने के बाद इनसे संबंधित एक मंत्री पद का सृजन किया गया दोस्तों, जिसको कहा गया भारत राज्य सचिव कहा गया दोस्तों। उसको क्या कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे दोस्तों, इनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब कंपनी का तो शासन रहा नहीं, इसलिए इन पदों को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया जाता है, जिसको जो भारत राज्य सचिव होता है। और ये भारत राज्य सचिव का पद वो पद होता है जो दोस्तों ये वो पद होता है जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक मंत्री का पद होता है वहाँ पे। जैसे आज अपने यहाँ मंत्रिमंडल होते हैं, ऐसे वहाँ पे जब ब्रिटिश संसद थी वहाँ पे जो मंत्रिमंडल था उसमें एक मंत्री का पद सृजन किया गया, जिसको कहा गया भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया दोस्तों उसको। और यही भारत राज्य सचिव के पद की सृजन का जो एक्ट बना दोस्तों वो 1858 का एक्ट बना, जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट बोला जाता है दोस्तों। सवाल पूछा जा सकता है कि जो राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया वो किस एक्ट के माध्यम से सृजित किया गया, तो दोस्तों उसका जवाब होगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1858 था उसमें भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था दोस्तों। और दोस्तों जब इस पद का सृजन कर दिया गया तो इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इसकी परिषद का निर्माण किया गया दोस्तों, जिसको कहा गया भारत परिषद, जिसको दोस्तों क्या कहा गया भारत परिषद। और इनका जो वेतन था दोस्तों, वेतन दोस्तों भारतीय राजस्व से दिया गया। दोस्तों ये जो भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया था, जो राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का निर्माण किया गया था दोस्तों, उसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाना निर्धारित किया दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद खत्म किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद खत्म किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था वो कार्य प्रणाली थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। और एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसको भारत राज्य सचिव बोला जाता है, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का निर्माण किया जाता है, जिसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना निर्धारित किया जाता है दोस्तों। जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया उसके बाद दोस्तों क्या किया गया, इसमें और भी जो प्रावधान किए गए उसी क्रम में दोस्तों जो भारतीय मामलों का जो ब्रिटिश नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर लिया गया, कि जो भारत में जो भी शासन व्यवस्था थी, कार्य प्रणाली थी दोस्तों, उसमें ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है दोस्तों। ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि मुगल पद जो चला आ रहा था मुगल कालीन शासन व्यवस्था से, उस पद को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, कि यानी अब मुगल पद नाम जैसी कोई व्यवस्था भारतीय जो शासन व्यवस्था थी उसमें नहीं रखेगी और इस पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो भारत राज्य सचिव का पद सृजन किया गया था उस पद की दोस्तों जिम्मेदारी क्या थी कि वो जो ब्रिटिश संसद में जो मंत्री था उसी को भारत राज्य सचिव बनाया गया था 1858 के एक्ट में। दोस्तों ये राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रति सीधा उत्तरदायी था दोस्तों। जैसे आज अपने यहाँ होता है मंत्री होते हैं, मंत्री जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जैसे आज अपने यहाँ भारत में होता है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यही व्यवस्था दोस्तों ब्रिटिश में थी। हम लोगों ने ब्रिटिश से ही संसदीय व्यवस्था ली हुई है दोस्तों। ब्रिटिश संसद का जो मंत्री था वो भारत का राज्य सचिव बनता है और राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था दोस्तों। और दोस्तों एक क्या किया गया कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कंपनी के द्वारा जो शासन चार्टर एक्ट भेजा गया था शासन व्यवस्था के लिए, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया था। ठीक है दोस्तों, एक बात हो गई कि जो 1773 था दोस्तों, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों 1833 में एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता दोस्तों। अब दोस्तों जो 1858 का एक्ट आया इसमें क्या बोलते हैं कि अब ये वायसराय हो गया।
ध्यान से दोस्तों समझिएगा कि जो 1773 का एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दी जाती है। फिर 1833 में जो एक चार्टर एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है और उसको विधायी शक्तियाँ दे दी जाती पूर्ण रूप से। अब इसके बाद दोस्तों जो 1858 में परिवर्तन हुआ उसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था या भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया जाता दोस्तों। क्या बना दिया जाता दोस्तों? वायसराय की उपाधि दी जाती है उसको। और ये वायसराय दोस्तों जो ब्रिटिश क्राउन था उसके प्रति सीधा उत्तरदायी था दोस्तों। उसका एक तरह से आप कह सकते हैं वो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया था। जैसे आज के समय में क्या होता है कि जैसे भारत में जो संसदीय राज्य व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, उसमें क्या होता है राष्ट्रपति का जो सीधा प्रतिनिधि होता है राज्यों में राज्यपाल होता है। उसी तरह से दोस्तों जब ब्रिटिश संसद का भारत में शासन चल रहा था उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसका सीधा प्रतिनिधि कौन था दोस्तों? ये वायसराय था। यह वायसराय सीधा प्रतिनिधि था ब्रिटिश क्राउन का। और ब्रिटिश संसद का जो प्रतिनिधि था जो उसका उत्तरदायी था वो था दोस्तों जो भारत राज्य सचिव को जो पद सृजित किया गया था, भारत राज्य सचिव को दोस्तों जो पद सृजित किया गया था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश क्राउन का जो दोस्तों प्रतिनिधि था वो वायसराय था। और दोस्तों प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे दोस्तों, याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। सब पूछा जा सकता है दोस्तों जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिक थे। प्रथम वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। और दोस्तों ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे दोस्तों बस इतने ही थे। और वायसराय की सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया था उसमें जो 15 सदस्य थे दोस्तों वो अगर अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में कुछ नियम कानून बना रहे हैं तो उनको मानने के लिए जो भारत राज्य सचिव था वो बाध्य था दोस्तों। और अर्थव्यवस्था से संबंधित, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अगर कोई भी विषय पे वो नियम बना रहे हैं, किसी बात पे अगर वो बहस कर रहे हैं तो उसको मानने के लिए राज्य सचिव बाध्य था। और दूसरा राज्य सचिव था ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और अपनी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के पटल पर रखना अनिवार्य कर दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और जो अपनी वार्षिक कार्यों की जो एक रिपोर्ट बनाता था उसको ब्रिटिश संसद में उसको भेजनी पड़ती थी, वहां पर उसको रखनी पड़ती थी। इस तरह से दोस्तों जो प्रावधान किए गए थे 1858 के एक्ट में वो दोस्तों यही थे, ये खास प्रावधान थे। दोस्तों इसमें से याद करने लायक जो चीजें थी वो दोस्तों क्या थे कि जो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, जो वायसराय का पद सृजित किया गया था दोस्तों वो 1858 के एक्ट में किया गया। और जो प्रथम वायसराय थे दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग थे। और इसी एक्ट में मुगल पद जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों और ब्रिटिश नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाता है। और वायसराय की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया जाता है जिसको भारत परिषद कहते हैं। और इनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता है दोस्तों। तो अब 1858 के एक्ट के बाद अब हम लोग 1861 का एक्ट पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों अब 1858 के एक्ट के बाद अब दोस्तों 1861 का जो भारत परिषद एक्ट आता है दोस्तों उसमें हम लोग देखेंगे उसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए और उनका दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था इसका संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अब एक परिषद का निर्माण किया जाता है इसमें दोस्तों और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो 1858 के एक्ट में जो एक परिषद बनाई गई थी, भारत परिषद बनाई गई थी, उसमें 15 सदस्य रखे गए थे। और अब वायसराय को दोस्तों जो परिषद थी दोस्तों उसमें क्या किया था, भारतीयों को रहने का अधिकार मिल गया था कि अब उस परिषद में भारतीय जो सदस्य थे, भारतीय लोग थे, उनको रखा जा सकता था। और दोस्तों वायसराय को दोस्तों एक शक्ति दी गई थी कि वो न्यूनतम 6 या अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता था अपनी इस परिषद के लिए। और दोस्तों क्योंकि अब एक परिषद का निर्माण किया गया था, कानून बनाने की एक व्यवस्था स्थापित की जा रही थी धीरे धीरे भारत में ही, तो दोस्तों उन विधायी शक्तियों के निर्माण का दोस्तों विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। पहले क्या अधिकार थे कि सिर्फ वायसराय अधिकार, मतलब पहले क्या अधिकार थे दोस्तों कि वायसराय ही वो कानून बना सकता था या गवर्नर जनरल बना सकता था, लेकिन अब क्या किया गया दोस्तों कि विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था कानून निर्माण प्रक्रिया का, कि अब कानून एक प्रोसेस के तहत बनेंगे। ऐसे नहीं कि आप जो वायसराय थे या जो गवर्नर जनरल थे तब के तत्कालीन वो जो मानो वो कानून बना दें। अब
उस पर बहस होगी और फिर एक बहुमत के हिसाब से उन कानूनों का निर्माण किया जाएगा। और परिषद में न्यूनतम 6 अधिकतम 12 सदस्य के मनोनयन का अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। दोस्तों जो वायसराय के केंद्रीय परिषद का निर्माण किया गया था दोस्तों, उसमें उसने क्या किया कि जो 3 सदस्य का जो मनोनयन था दोस्तों उसने किया। और ये 3 सदस्य दोस्तों कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनका दोस्तों क्या किया गया था? मनोनयन किया गया था, मनोनीत किए गए थे दोस्तों। ये दोस्तों मनोनीत किए गए थे। और दोस्तों इसी एक्ट में, इसी अधिनियम में 1861 के अधिनियम में एक प्रावधान और किया गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 के द्वारा दोस्तों 123 दोस्तों राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। दोस्तों आज के समय में जो वायसराय को दोस्तों उस समय 1861-62 के टाइम पे दोस्तों एक शक्ति दी गई थी कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश की जो दोस्तों समय अवधि थी वो 6 महीने तक की थी कि 6 महीने तक अगर वो कानून जो वहाँ की केंद्रीय परिषद थी उससे पारित नहीं कराया जाता है तो दोस्तों वो कानून खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों वही पावर, वही नियम हम लोगों ने कॉपी किया और भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति और 213 के द्वारा राज्यपाल को वही शक्तियां दी गई हैं कि वो लोग भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर जो परिषद है, क्योंकि केंद्र में अगर लोकसभा कार्य नहीं कर रही या राज्य में विधानसभा नहीं काम कर रही तो वो लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ऐसे अध्यादेशों की जो समय अवधि होती है वो 6 महीने तक की होती है। इसके बाद जो हाउस काम कर रहा होता है उससे उसको पास कराना पड़ता है, फिर उसकी समय अवधि बढ़ जाती है। और इसी अधिनियम में दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों जैसे आज के समय पे क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो किसी एक विभाग का अध्यक्ष, एक विभाग का दोस्तों मंत्री होता है, लेकिन उसको दूसरा विभाग भी दे दिया जाता है कि अगर कि आप ये वाला विभाग भी आप देख लीजिए, अभी उसके लिए कोई मंत्री हमारे पास नहीं, इसलिए एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी जिसको जो 1861 के अधिनियम से ही मानी जाती है। और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो विधायी शक्तियां थी उनको पुनः वापस कर दिया जाता है। ये शक्तियां 1784 के पिक्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से ले ली जाती थी, लेकिन अभी 1861 के एक्ट के माध्यम से उनको उनकी विधायी शक्तियां वापस कर दी जाती हैं। और अब वो लोग भी अपने विधान परिषद में, अपने विधानसभा में, अपने विधान परिषद में वो लोग कानून बना सकते थे। तो इस तरह से यहाँ से विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी कर दी जाती है, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की जाती है और अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान था वो इसी एक्ट के माध्यम से शुरू किया जाता है। और जो मनोनयन, जैसे आज लोकसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, उसी तरह से दोस्तों वो जो उस समय की केंद्रीय परिषद थी 1862 की जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाई गई थी, तो उसमें 3 सदस्यों का मनोनयन किया गया था। ये 3 सदस्य दोस्तों भारतीय सदस्य थे, क्योंकि ये प्रावधान किया गया था कि अब आधे से जो उनकी 15 सदस्यीय परिषद थी उसमें से 6 न्यूनतम और अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा और उसमें से आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए। ये प्रावधान किया गया था दोस्तों। और उसी का परिणाम था कि जो 3 सदस्य थे दोस्तों वो भारत के थे और इनका मनोनयन किया गया था। ये बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये 3 पहले भारतीय थे जिनको 1861 की एक्ट के माध्यम से भारत उसमें केंद्रीय परिषद में दोस्तों इनका चयन किया गया था मनोनयन के माध्यम से। इस तरह से 1861 का एक्ट और 1858 का एक्ट खत्म हो जाता है। और इस तरह से अब दोस्तों हम लोग 1892 के एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अब 1861 के बाद हम लोग जो नया एक्ट पढ़ेंगे वो 1892 का है। और इस एक्ट में दोस्तों क्या किया गया था, इसमें कुछ ज़्यादा खास प्रावधान नहीं किए गए थे, सिर्फ परिषद से संबंधित ये एक्ट था और इसका नाम भी है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों इसमें क्या किया गया था, जो 1861 का अधिनियम था उसमें पहले क्या था, न्यूनतम 6 सदस्य थे और अधिकतम 12 सदस्य थे। अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और न्यूनतम 10 सदस्य कर दिए गए थे दोस्तों। इसमें न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य किए गए। और इसमें एक प्रावधान और किया गया, कम से कम 10 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, मतलब वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल या किसी भी मंत्रिमंडल से संबंधित नहीं होने चाहिए, वो गैर सरकारी होने चाहिए। और 10 सदस्य का जो मनोनयन था वो वायसराय के द्वारा होगा। और
जो दोस्तों भारतीय सदस्यों को मनोनयन हुआ था, जो इस परिषद में भारतीय सदस्य रहते थे, उनको एक अधिकार और दिया गया कि वो बजट पर, जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता था सदन पे, उस पर बहस कर सकते थे, उस पर सवाल पूछे जा सकते थे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि बहस का अधिकार और सवाल पूछने का अधिकार इस 1892 के एक्ट के माध्यम से भारतीय सदस्यों को मिला था। लेकिन दोस्तों उस तत्कालीन पर केंद्रीय परिषद के जो मंत्री थे, वो इनके जो भारतीय सदस्य थे, इनके जवाबों को देने के लिए बाध्य नहीं थे। वो चाहे तो इनके जवाबों को दें या ना दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। बस इनको सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार था। ये उनकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता था कि वो इनके सवालों के जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और बस इतना ही इस एक्ट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट और दोस्तों अब 1892 का एक्ट दोस्तों हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली है। अब दोस्तों हम लोग 1909 के एक्ट पे बात करेंगे, फिर 1919 के एक्ट पे बात करेंगे और उसके बाद 1935, 1947, इसके बाद सारे एक्ट खत्म हो जाते हैं क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के बारे में बात करेंगे, जिसका जो योगदान है भारतीय संवैधानिक विकास में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट और अब 1892 के एक्ट पे, 3 एक्टों पे जो महत्वपूर्ण एक्ट थे उन पे चर्चा कर ली है। उन एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उस पर बात कर ली है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों पढ़ेंगे पार्लियामेंटो सुधार 1909 का पढ़ेंगे, फिर 1919 का पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे। और इस तरह से जो संवैधानिक विकास की यात्रा है वो वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है 1947 के एक्ट में। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इन एक्ट के जो बने हुए वीडियो हैं उनको देखिए। और अगर आपको अब तक जितना भी संवैधानिक विकास पे जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें अगर अब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी ऐसा लगा है कि जो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, हम दोस्तों उसका जवाब जरूर देंगे। और या तो आपका जवाब उस कमेंट्स बॉक्स में देंगे या तो उस जवाब के लिए हम एक नया लेक्चर तैयार करेंगे और उस पर आपका जवाब हम देंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।